ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरैक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम की मेहमान हैं शाह निगर जी, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग्स एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर। नाज़रीन, अगर आप मैडम से कोई बात करना चाहते हो रिगार्डिंग मेडिसिन, फेक मेडिसिन या जो भी आपका कोई तजुर्बा हो आप वो शेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपके टीवी सेट के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। मैडम, आपका खुशामदीद है प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो मुझे आपके डिपार्टमेंट के बारे में जो मेरी जानकारी है, मे बी आई एम नॉट फुली अवेयर ऑफ योर डिपार्टमेंट या आपकी फंक्शनिंग जो है, आपका काम जो है जनरली जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि हमारे समाज में जितने भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग वगैरह, उनको अच्छे से मेडिसिन मिले, उनकी सेहत ठीक ठाक रहे, जनरल सेहत लोगों की ठीक रहे, उनको मायरी मेडिसिन मिले या मायरी मेडिकल इक्विपमेंट्स मिले जिनकी ज़रूरत होती है एक आदमी को एलिमेंट्स की सूरत में। आपका क्या रोल रहता है मार्केट से ये चीज़ें ना हो, मार्केट में ये चीज़ें ना हो, फेक मेडिसिन ना हो, एक मायरी मेडिसिन मिले हमें, इस आपका क्या रोल रहता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का? जी, आपका कहना बजा है। हमारे डिपार्टमेंट का मेन रोल तो यही है कि पब्लिक को क्वालिटी मेडिसिन मिले, अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिले, रेगुलरली मिले, कोई शॉर्टेज ना रहे और एक प्रॉपर चैनल के तहत उन तक दवाइयाँ पहुँचे। नहीं, इतना ही है कि मतलब इसके लिए आपका मोडस ऑपरेंडी क्या नॉर्मली रहता है? नहीं, इसके लिए तो मोडस ऑपरेंडी हमारा बहुत कुछ रहता है। जैसे पहले ही क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हमारा डिपार्टमेंट रेगुलरली ड्रग सैंपल्स उठाते हैं। हर पूरे डिवीजन में हमारा एक सेट टारगेट होता है कि कितने सैंपल्स हम पर मंथ अप्रोक्सीमेट लाइक एट एन एवरेज उठा सकते हैं। उसका टारगेट हमारा है लाइक मैं आपको इस साल का बताऊंगी। इस साल हमारा टारगेट था 250 कम से कम 250 सैंपल्स उठाना डिफरेंट टाइप मेडिसिन के, और उनका फिर हम एनालिसिस के लिए भेज देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो मार्केट में दवाइयां अवेलेबल है वो म्यारी है कि नहीं। जब उनका टेस्ट रिपोर्ट आ जाता है अकॉर्डिंगली। आपके यहाँ लैब नहीं है इसके लिए? जी जी है ना, हमारे पास हाँ ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है डेलीगेट में जी। वहां पे ड्रग एनालिस्ट का ऑफिस है। तो वो जो भी हम सैंपल्स उठाते हैं, जम्मू में हमारी एक लैब है जो रेगुलरली सैंपल्स उठाते हैं वो हम वहाँ टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। कुछ दवाइयाँ जिनकी टेस्टिंग यहाँ या जम्मू में नहीं हो पाती है उनका बाहर जो हमारी होती है गवर्नमेंट की लैब्स वहाँ भेज देते हैं टेस्टिंग के लिए। इस साल का मैं आपको बता दूं कि हमने इस साल में 913 सैंपल्स उठाए हैं थ्रू आउट कश्मीर डिवीजन। उसमें से हमें 14 सैंपल्स आए हैं जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी आए हैं। नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी का मतलब ये है कि ये नहीं कि वो जहर है, लाइक इनका दवाइयों का जब टेस्ट करते हैं इनका एक इंडियन फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से एक लिमिट होता है। लाइक कोई दवाई ये 90% से 100% होनी चाहिए या कोई दवाई 70 to 100% विद इन दैट लिमिट या जो दवाइयों का केमिकल कंपोजिशन हो जो उन्होंने स्ट्रिप पे क्लेम किया है। आईपी जो होता है ये इंडियन फार्माकोपिया स्टैंडर्ड होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड होता है जिसके तहत इनका एक लिमिट तय किया जाता है। तो उस जिम्रे में जो आता है या किसी का उस लिमिट से कम हो तो उसका हम बोलते हैं नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो उसके लिए फिर डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन कि लाइक किसी का अगर ये हो टेस्टिंग में कम, ये म्यार में कम हो तो उनका हम प्रोसिक्यूशन कर देते हैं। अगर लेबलिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मिसब्रांडेड उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होती है। सो ये कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी एश्योरेंस मेंटेन करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट रेगुलरली ड्रग सैंपल्स उठाते हैं और रेगुलरली टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं ताकि हमें खुद भी पता चले कि जो दवाइयां मार्केट में अवेलेबल है वो अप टू द मार्क है या नहीं है। मैडम, अभी आज 13 तारीख है, राइट। 10 तारीख को सुपरडेंटेंट हॉस्पिटल अनंतनाग जेएमसी जो वहाँ पर है उनकी एक नोटिफिकेशन आई है
اس میں انہوں نے پیراسٹامول کو جو ایک کمپنی کا بنا ہوا اس کو انہوں نے کہا ہے اٹ شوڈ ناٹ بی یوزڈ، ایک نوٹیفیکیشن بھی ہے. اس میں کیا نکلا ہے جنرلی آپ کو تو پتا ہو گیا؟ یہ تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ کیا نکلا ہے. اس میں ہوتا ہے کہ دوائیاں ہماری بین کیا ہے ٹوٹلی. ہاں یہ دوائیاں دو طرح سے آ جاتی ہے. ایک تو جو ڈسٹریبیوٹرز پرچیز کر کے لاتے ہیں جیسے ڈفرنٹ کمپنیز کے یہاں پہ اسٹاکسٹس ہوتے ہیں وہ اپنی کمپنیز سے یہاں لاتے ہیں. دوسرا ہمارا JKMSL کے تھرو آتا ہے، گورنمنٹ ہے یہ ہے یہ کارپوریشن ہے ایک، وہاں سے دوائیاں کچھ پرچیز کی جاتی ہے جو ڈفرینٹ ہاسپٹلز کو سپلائی کی جاتی ہے. تو اس میں کبھی کبھی وہاں بھی ہم سیمپلز اٹھاتے ہیں، ہم ہاسپٹلز میں اٹھاتے ہیں، ہر جگہ دکانوں پہ اٹھاتے ہیں، گورنمنٹ سے اٹھاتے ہیں، ہر جگہ اٹھاتے ہیں. تو اگر اس میں کوئی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو obviously وہ سٹاپ کرتے ہیں. پھر ہم ان کو بولتے ہیں جب اگر ناٹ آف اسٹینڈرڈ کوالٹی سیمپل آ جائے گا تو ہم ان کو بولتے ہیں وہ سٹاپ کرتے ہیں اور وہ وڈرا کرتے ہیں مارکیٹ سے وہ دوائیاں. اب اس میں ایکچولی یہ جو پیراسٹامول کی میں بات کر رہا تھا جو ابھی 2 دن پہلے بین ہوا اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں، وہ تو سب جگہ کے لیے ہوا ہوگا. اس میں وہ انہوں نے بیچ نمبر کو کہا ہے، اس پرٹیکولر بیچ نمبر. ہاں یہ جیسے اب یہ آدمی جب دوائی خریدے بیچ نمبر کا کہاں ہمیں کانسیپٹ رہے گا؟ اٹ شوڈ بی withdrawn فرام دا سورس. نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. جیسے پیراسٹامول جو مینوفیکچر ہوتا ہے فار ایگزامپل یہ بیچز میں کہ اس بیچ میں اتنی کوانٹٹی مینوفیکچر ہوئی، اگر بیچ نمبر نہیں ہوگا پھر تو ساری دوائیں پھر تو پوری ویلی کی دوائیاں واپس کرنی ہے. بیچ نمبر سے ہی پتہ چلتا ہے ہمیں جب یہ ناٹ آف اسٹینڈرڈ کوالٹی آتا ہے کہ کون سے بیچ میں یہ ڈیفیشنسی ہے تو وہ بیچ وڈرا کیا جاتا ہے مارکیٹ سے. وہ تو بیچ ہو گیا. اس کمپنی کو انفارم ہوتا ہے کہ آپ کی دوائی میں یہ؟ یس اسی کمپنی کو پھر ہم پروسیکیوٹ کرتے ہیں نا. اچھا مطلب مینوفیکچرر کو؟ ہاں مینوفیکچرر کو. پھر ہم ایک انویسٹیگیشن کرتے ہیں. انویسٹیگیشن کے دوران میں سب جو بھی جتنے بھی لوگ چینل میں ہوتے ہیں لائک ریٹیلر، ہول سیلر، اسٹاکسٹ، پھر ڈیپو، پھر مینوفیکچرر، جہاں سے بھی سب جگہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، سب جگہ یہ ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے کہ کس نے کتنا کوانٹٹی رکھا ہو، کس کے پاس لیفٹ اوور ہے، وہ سب وڈرا کرنا پڑتا ہے. اور پھر ہم جب پروسیکیوٹ کرتے ہیں کمپنی کو ان کے نیچے جو ہوتا ہے وہ کو ایکیوزڈ بن جاتے ہیں، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں پروسیکیوشن. تو یہ جو ڈرگ سیلرز ہے جو دکان ہے ان کو یہ نوٹیفیکیشن جاتا ہے کہ یہ پرٹیکولر ڈرگ اب اس کا یہ بیچ ڈرگ الرٹ جاتا ہے نا ہمارے ڈپارٹمنٹ سے. یہی نہیں اگر باقی کہیں آؤٹ سائڈ کشمیر کوئی دوائی سب اسٹینڈرڈ ڈکلیئر ہوتی ہے تو اس اسٹیٹ کا کنٹرولر سارے اسٹیٹس کے کنٹرولرز کو انفارم کرتے ہیں. پھر ہمارے کنٹرولر میم ہمیں انفارم کرتی ہے. تو یہ ایک سب جگہ مطلب دیکھا جاتا ہے کہ اگر باہر بھی کوئی بیچ نمبر ناٹ آف اسٹینڈرڈ کوالٹی آیا تو یہاں مت کہیں وہ سپلائی ہوا ہے. پھر جہاں جہاں سپلائی ہوا ہوتا ہے وہاں پہ ہم ایکشن کر لیتے ہیں. اچھا جو ایک عام آدمی ہے جو ہمیں اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ان کو کیسے پتا چلے گا مارکیٹ سے دوائی لیتے وقت کہ وہ دوائی سٹینڈرڈ کوالٹی کی خرید رہے ہیں یا سپیریئر ڈرگ ہے؟ ان کے لیے میں پبلک کو آپ کے تھرو یہ اویئر کرنا چاہوں گی کہ یہ ہم بار بار اپنے اویئرنیس پروگرامز میں بھی عوام کو انفارم کرتے ہیں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب وہ دوائیاں خریدنے جاتے ہیں تو یہ انشور کرے کہ دوائی والے سے کیش میمو لے. کیش میمو میں دیکھے کہ اس نے پرائس کیا لکھا ہے، اس نے بیچ نمبر کیا لکھا ہے، تاکہ اگر اس کو گھر جا کے کوئی کمپلینٹ اس دوائی کے بارے میں ہو تو وہ دکاندار تو اس کو تبھی اون کر سکتا ہے جب اس کے پاس کیش میمو ہوگا. تو بیچ نمبر ہونا مسٹ؟ بیچ نمبر ہونا مسٹ ہے. بیچ نمبر آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس پروڈکٹ کی. جی تو اگر اس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے یا کسی کو کوئی ریئیکشن ہو جاتی ہے کچھ ہو جاتی ہے تو ہم وہ بیچ نمبر سارا پھر انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں، مارکیٹ میں دیکھ لیتے ہیں. میں عوام کے لیے یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں دوائی تو نیکڈ آئی سے تو نہیں پتا چل سکتا ہے کہ یہ سٹینڈرڈ ہے یا سب سٹینڈرڈ ہے. جب تک اگر کسی بھی پبلک میں سے کسی کو کوئی کسی دوائی کے بارے میں لگے کہ اس سے مجھے کوئی پرابلم یا ریئیکشن ہو گیا ہے he should immediately inform our ڈپارٹمنٹ. ہمارے آپ کے ہیلپ لائن نمبرز بھی ہے، ہمارے سارے آفیسرز کے ویب سائٹ پہ فون نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں. they should immediately inform our department so that we can come to their rescue and we can take action accordingly.
अच्छा, कुछ अंदाजा है आपको कि जो हमारे मार्केट में या हमारी गवर्नमेंट चेन में जो मेडिसिन हैं, इनमें परसेंटेज ऑफ सब स्टैंडर्ड मेडिसिन कितना है? कुछ अंदाजा लगाया है आपने? मैं तो आपको बता रही हूँ, ये तो अभी का मैं इस साल का जो बता रही हूँ, ये तो जैसे 913 में से 14 ये तो 1.5% कुछ बनता है परसेंटेज के हिसाब से जी, मींस बहुत ही कम। अच्छा, हॉस्पिटल्स में इस तरह की दवाइयाँ मिलती हैं जो सब स्टैंडर्ड होती हैं? मैंने आपको बताया ना, हॉस्पिटल सप्लाईज में तो थ्रू JKMSL ही दवाइयाँ आती है। अब हॉस्पिटल सप्लाईज में एक प्रॉब्लम ये जनरली रहता है कि हॉस्पिटल इन बल्क मेडिसिन खरीदता है, क्योंकि वो टेंडरिंग के प्रोसेस से खरीदते हैं, और टेंडरिंग में हमेशा लोवेस्ट बिडर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अब जब लोवेस्ट बिडिंग का मामला आता है तो लोवेस्ट बिडिंग में मुझे लगता है कि जनरली लोगों को लगता है, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है फिर इन सर्टन केसेस। तो ऐसे में गवर्नमेंट चेन में जो दवाइयाँ हैं उन पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत नहीं, उसमें तो हम ज्यादा प्रिकॉशन ऑलरेडी ही लेते हैं, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट के पास कोई सप्लाईज आती है तो दे इन्फॉर्म आवर डिपार्टमेंट। हम एक टीम डिब्यूट करते हैं जो वहां से सैंपल्स पहले उठा लेते हैं, उन दवाइयों को टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, तब जाके वो सप्लाई करते हैं हॉस्पिटल्स को। अच्छा निगत जी, अभी पिछले दिनों की बात है कि एक प्रेस रिपोर्ट आई थी, मतलब 10-15-20 दिन पहले की बात है, जिसमें ये कहा गया था कि एक अखबार में थी, लोकल अखबार में, कि हमारे इस वैली में, कश्मीर में लाइफ सेविंग ड्रग्स की शॉर्टेज हो गई है। क्या ये सही था? नहीं, ऐसा तो नहीं, मेरी नॉलेज में तो ऐसा नहीं है। हमारी तो शॉर्टेज कोविड में नहीं रही, तो अभी तो बात ही नहीं है। अभी तो सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि हम तो ये रेगुलरली इंश्योर करते हैं कि खासकर लाइफ सेविंग ड्रग्स के बारे में कि मार्केट में इनकी वो फौरी रहे, क्योंकि ये तो इंसानी जानों का मसला है। हमारी तो डिपार्टमेंट ने इतनी कोविड में भी इतना प्रिकॉशन लिया कि हमने किसी भी लाइफ सेविंग ड्रग को नहीं शॉर्टेज होने दी। कोविड में आपकी कोई सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं हुई या किसी तरह? नहीं, कोविड में तो हमने रात दिन काम किया। कोविड में हमने लाइफ सेविंग, क्योंकि सारा मार्केट बंद था, मूवमेंट बंद थी, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम रेपो बना के हमने एयरलिफ्ट करवाए लाइफ सेविंग ड्रग्स। एयरलिफ्ट ही नहीं करवाए, बल्कि जो जिन इसके इंसुलिन और इसके बाद वो एंटी कैंसर वैक्सीन्स तो आपने नहीं किए? नहीं, वैक्सीन्स तो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज। तो ये जो कैंसर पेशेंट्स को जो एंटी कैंसर ड्रग्स जो होते हैं, इसमें हमने एक चेन ऐसा बनाया कि उसमें आई एम रियली थैंकफुल टू ट्रेड फैटर्निटी एंड पुलिस एज वेल, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। हमने एक चेन इस तरह से बनाई थी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक अनंतनाग का पेशेंट आया था, एक लेडी थी, शी कॉल्ड मी अप, उसको कैंसर की दवाई चाहिए थी। तो आई टुक अप द मैटर विद द डिस्ट्रीब्यूटर ने बाहर से एयरलिफ्ट करवा लिया वो उसकी सप्लाईज। उसके बाद हमने ऐसा चैनल बनाया कि हमने जो ये ट्रांसपोर्ट पुलिस है, हमने उनको कॉन्फिडेंस में लिया। हम यहाँ से पांचोक भेज देते थे, पांचोक से ट्रैफिक पुलिस आगे अवंतीपोरा भेज देती थी, अवंतीपोरा से हमने बिजबेड़ा पुलिस स्टेशन ड्रॉप करवाया वो दवाई, और उस पेशेंट को बताया कि वो वहां से कलेक्ट कर ले। तो वो पेशेंट फिर बिजबेड़ा पहुंच के वो दवाइयां कलेक्ट की। इतना ही नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ ट्रेड फैटर्निटी की। कुछ पेशेंट्स थे जिनको उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। मैं थोड़ी डायलिसिस पे थोड़ी देर में बात करेंगे। वो है वो कॉल ऑनलाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दे जनाब, कौन सा आप कहाँ से? जनाब बशर मंजूर अहमद, बांडीपोरा आरगाम पे। जी, स्लाइटली लाउडर। जनाब मे अर्ज कि अमन टाउन तो सिटियो थी कर इंस्पेक्शन, कम से कम गामन तक आरगाम गाम, बोड़ इलाका, मेडिकल शॉप, अमन दीजो नजर, एक्सपायर डेट दवा ठीक, ये का रेट ठीक, लाइसेंस अमन। अच्छा, हमारे स्टूडियो में थोड़ी आवाज कम आ रही है, इस वजह से कह रही है। आरहम कहाँ पड़ता है जी? ये कहाँ पड़ता है ये आपका आरहमा? आरगाम बांडीपुर। आरगाम बांडीपुरा। हाँ, अब आ गई ना आवाज ठीक? हाँ जी 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 जी। बांडीपुरा की ये बात कर रही है। मैंने अभी रिसेंटली खुद जाके बांडीपुरा इंस्पेक्ट किया है। 2 बारी मैं बांडीपुरा गई। एक बारी हमारी कुछ कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन करना था, और एक बारी मैंने
पूरे टाउन की मैंने इंस्पेक्शन खुद की एक टीम के साथ में। ऐसा नहीं है, इवन वहीं ही नहीं, हमारी वो टीम गांदरबल एक एरिया है, इंटीरियर एरिया, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हम लोगों से मिले, वहाँ पे दुकानें इंस्पेक्ट की, उनका सेल्स परचेज रिकॉर्ड चेक किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सिटी में ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे तो हर डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर का ऑफिस है, उनके अंडर कुछ ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स काम करते हैं, तो वो दे रेगुलरली मेक चेक कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, देन दे सबमिट अ मंथली रिपोर्ट टू डिप्टी ड्रग कंट्रोलर। अभी मैं आपको बता दूं, मेरे पास डेटा अवेलेबल है, हमने इस मंथ में कितने इंस्पेक्शंस किए। 7,513 इंस्पेक्शंस हमने इस कुछ पास्ट फाइनेंशियल ईयर से लेकर नवंबर दिसंबर तक 7,513 इंस्पेक्शंस किए। उसमें से हमने 8 चालान किए हैं। हमारे कोर्ट केसेस, मतलब जिनका ये कुछ जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट लाइक उसके कुछ उनका नहीं फॉलो कर रहे हैं, उनको हम प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, तो हमारे 337 प्रोसिक्यूशंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ है, जिनको हम फिर आगे फाइट करके उनके पनिशमेंट्स दिला देते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि हमने अभी तक हमारा जो कन्विक्शन है, हमने 28,06,000 अभी तक फाइन किए हैं डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट वायलेशन ऑफ लॉज में। इसमें अनंतनाग में हमारा टॉप मोस्ट है, अनंतनाग में 18,37,000 ये फाइन हुआ है इन कंपनीज को जो अबाइड नहीं करते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। इसी तरह गांदरबल और बांडीपुरा की ये बात कर रहे हैं तो वहां पे 5,05,000, पुलवामा में 79,000, श्रीनगर में 30,000 और बड़गाम में 3,55,000। अच्छा, मैं थोड़ी देर डायलिसिस की वगैरह की बात कर रही थी। मैं डायलिसिस की बात कर रही थी, तो उसमें जो भी डायलिसिस सेंटर्स चला रहे थे वैली में, उन्होंने इतना कोऑपरेट किया कि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, जो क्योंकि आपको पता है कि कोविड में तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ गई लोगों के पास, कईयों के पास तो पैसे ही नहीं थे, तो बहुत सारे डायलिसिस सेंटर्स ने वॉलंटियर किया कि जो ऐसा पेशेंट है जो नहीं अफोर्ड कर पाएगा, नथिंग टू वरी अबाउट, हम उनको फ्री ये दे देंगे, डायलिसिस सर्विसेज कर लेंगे। इसी तरह जैसे हॉस्पिटल्स में मेडिसिनल ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो हमने कुछ फैक्ट्रीज थी, कुछ लाइक ये कंपनीज थी जो डिफंग हो गई थी पास्ट 5 इयर्स से, जो ऑक्सीजन बनाते थे मेडिसिनल ऑक्सीजन, तो वो नहीं चल रहे थे। हमने क्या किया, हमने उनको रिस्टोर किया, उनको लाइसेंसेस रिन्यू करके उनको चलाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए बताया। हम तो कम से कम पर डे हम 200 मेडिसिनल ऑक्सीजन सिलेंडर्स डिफरेंट हॉस्पिटल्स को ये सप्लाई करवाते थे, और हमने इसमें कहीं भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने ही नहीं दी। दवाइयों की तो बात ही नहीं, ऑक्सीजन की भी नहीं। हमने यहाँ क्या कहते हैं इसको, पुलिस जो हॉस्पिटल्स है, आर्मी हॉस्पिटल्स है, उनको सप्लाई अवेलेबल। ये तो खैर कोविड पीरियड की बात होगी। मैं वापस आते हैं आपकी फंक्शनिंग के ऊपर। ये जो लाइसेंसेस आप इशू करते हैं, जो ड्रग वगैरह बेचते हैं, इसका क्या प्रोटोकॉल है, कैसे करते हैं? देखिए, लाइसेंसेस तो 2 तरह की होती है, एक तो रिटेल लाइसेंस होती है और दूसरी होलसेल लाइसेंस होती है। रिटेल लाइसेंस के लिए तो पहले जब लाइक इससे रिपील ऑफ आर्टिकल से पहले एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट था कि हम मेडिकल असिस्टेंट्स को देते थे जी, जिन्होंने मेडिकल असिस्टेंट 2 साल ट्रेनिंग की होती थी, तो उनको हम दे वर एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग रिटेल लाइसेंस। उसके बाद फिर लॉ में अमेंडमेंट हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि या तो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो हो बंदा, या ग्रेजुएट इन फार्मेसी, उनको एलिजिबल कर दिया कि वही एक रिटेल लाइसेंसेस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अभी हमारा वही सिस्टम है कि जिन्होंने भी डिप्लोमा होल्डर है, जो फार्मेसी डिप्लोमा होल्डर या फार्मेसी ग्रेजुएट्स है, उनको हम लाइसेंसेस इशू करते हैं। तो होलसेल की बात करें तो होलसेल में हमने एज पर ड्रग एक्ट है कि ही शुड बी 12th विद 4 years एक्सपीरियंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
ड्रग्स। उसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, उसमें 12 प्लस 4 साल की एक्सपीरियंस। नहीं, उसमें फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। तो उनको हम वो अप्लाई करते हैं, उनको हम फिर इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू एक कमेटी बैठती है 3 लोगों की, तो मैं उसकी चेयरमैन हूँ और हमारे 2 मेंबर्स हैं। तो वो इंटरव्यू करके जो इंटरव्यू में क्वालिफाई होते हैं, फिर हम उनकी एक्सपीरियंस वेरीफाई करके जिनकी जेन्युइन ये एक्सपीरियंस होगी उनको हम लाइसेंस दे देते हैं। We have a call online. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से, अपना तारुफ दे जनाब। मैं सर इस्लामाबाद से अनंतनाग। Slightly louder, slightly louder. गुलाम मोहम्मद में अर्ज कि स्टूडियो में आवाज कम आ रही है। मैं मैम से गुजारिश है मेरी कि जितने भी आप दवाइयाँ प्रोड्यूस करते हैं, हाँ उसमें एनालाइज करते हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड वाला है, सब स्टैंडर्ड वाला है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो रेट्स है, मतलब एमॉक्सिलिन है, एक एमॉक्सिलिन 50 रुपया एक स्ट्रिप मिलता है 10 टेबलेट का, और एट द सेम टाइम वो 150 का भी दूसरी कंपनी का मिलता है। क्या इसमें आप एनालाइज नहीं कर सकते हैं कि आपने एक पैरामीटर नहीं लगा सकते हैं कि रेट भी एक जैसा हो, मतलब इसमें स्टैंडर्ड क्यों है? मतलब ये जो हमारी जो दवाई है पीएम पैकेज की है, जो पीएम का आयुष वाला दवाई, वो उससे 50 या 60% कम मिलता है, इसमें क्या वजह है? क्या इसमें क्वांटिटी कम होती है या इसमें सब स्टैंडर्ड दवाई होती है? वजह क्या है ये डिफरेंशिएट होते हैं रेट? जी, इसमें ये सही है, पब्लिक के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्लैब, हमारी एक प्राइस मॉनिटरिंग सेल भी है और हम खुद भी इसको चेक कर लेते हैं। इसमें एक आपने देखा होगा दवाइयों पे एमआरपी लिखा होता है, दैट इज द लिमिट, कि वहां तक वो इस लिमिट तक वो प्राइस तक चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी चार्ज बार्गेनिंग का कोई चांस है उसमें? नहीं, बार्गेनिंग का नहीं। इसमें क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द डीलर। लाइक अगर मेरे पास दवाई आती है, मेरे पास इसमें फॉर एग्जांपल 20% का मार्जिन है, तो ये मेरी डिस्क्रिप्शन है, मैं 5% प्रॉफिट पे बेचूं, मैं 15% प्रॉफिट पे बेचूं, मैं 20%। हमने तो लाइक 5 से 20% का इसका मार्जिन का जो स्लैब है, उसमें ये एट लिबर्टी है कि ये कितना डिस्काउंट पेशेंट को दे सकता है। कुछ मेडिसिन शॉप्स पे ये आजकल मैं देख रहा हूँ, वो कहते हैं कि यहाँ पर 10% या 5%। नहीं, वो तो हमने खत्म करवा लिया। ये अभी रिसेंटली मेरे नॉलेज में आया था थ्रू एसोसिएशंस की, कुछ लोगों ने तो बोर्ड लगवाए थे, ये इतने %। तो इससे क्या होता था कि पब्लिक कंफ्यूज हो जाते थे कि यार इसका सही है, इसका सही है या इसका। वो सब बोर्ड्स मैंने हटवा दिए। आप देखेंगे कहीं भी वो बोर्ड्स नहीं है, क्योंकि मैंने सबको एडवाइस किया कि अगर आपको ठीक है, क्योंकि देखिए मैं बताऊंगी, कोई पेशेंट गरीब है जो ज्यादा प्राइस नहीं दे सकता है। अगर आप खिदमत खलक करना चाह रहे हैं, आपकी नॉलेज में नॉर्मली तो केमिस्ट को पता होता है कि हमारी विसिनिटी का कौन बंदा कितना फाइनेंशियली है, तो वो उसको डिस्काउंट दे सकते हैं और वो उसके कैश मेमो में लिख सकते हैं मैंने उसको इतना % डिस्काउंट दे दिया। वो होर्डिंग्स तो नहीं रख सकते। कैश मेमो पे मतलब इंसिस्ट करना है। कैश मेमो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी पेशेंट्स को। हम टाइम एंड अगेन मैं आपकी वसातत से पब्लिक को एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब भी दवाई खरीदे, कैश मेमो लिए बगैर दुकान से ना निकले, बेशक उसको टाइम लगे, बिकॉज दैट इज योर सेफ्टी। वो तो आपकी सेफ्टी है कि और वो तो वही एक प्रूफ है कि हाँ मैंने इस दुकान से ये दवाई ली है। नहीं तो शॉपकीपर विल डिनाई, वो तो कहेगा नहीं मेरे पास तो नहीं ये दवाई ली, क्योंकि सेम दवाई 100 दुकानों पे रखी होगी, तो देन यू कैन नॉट प्रूव इट कि मैंने ये इस मेडिकल शॉप से दवाई खरीदी। हेलो जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दें जनाब। बहुत सब रशीद गंज पे है। रशीद साहब फरमाइए। हाँ, और उसमें दवा दानान मतलब आज मैन्युफैक्चरिंग डेट जैसे मसला आज जनवरी या ये 2022। आवाज तो कम गया। हाँ दवा खाना आज डेट जैसे जनवरी 2022 मैन्युफैक्चरिंग डेट। एक्सपायरी डेट सपोज आज ये वनकस रेट फरवरी 2023। तो यह मगर दुकानदार वन यह चल वन डॉक्टर नसा यह 2023 स्टार्ट गो फरवरी यह गो एक्सपायर।
तो यह कंफ्यूज सही मैन्युफैक्चरिंग क्या मैन्युफैक्चरिंग कोता वो मैन्युफैक्चरिंग डेट तो सपोज वनो तो जनवरी 2022 जनवरी 2022 मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट सो वो मिसाल वन एक्सपायरी डेट फरवरी 2024 अड़ी वन मतलब सान हिसाब से बूझ यु नौ रेत डेट शुरू गो फरवरी 2023 यह एक्सपायर और क्या दुकानदार वन सही क्या रेट है सही तो जनाब सही क्या जी 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 इसमें ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट जो इसमें है फरवरी 2022 दैट मींस ये इस 2002 फरवरी में बना है जी। तो इसका भी एक एक्सपायरी डेट होता है, लाइक 3 साल का होता है, 5 साल का होता है, डिपेंड्स अपॉन ड्रग एंड सोच रहे होंगे अभी तो फरवरी सोच रहे होंगे अभी तो एक साल नया साल शुरू हो गया तो ये पुराने, क्योंकि ये तो पिछले साल की दवाई मैन्युफैक्चर की हुई है जी। ये तो तब तक रहेगी जब तक इसकी एक्सपायरी डेट है जी। इसलिए इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको अगर इसका एक्सपायरी डेट 2024 तक है तो आप 2024 तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मैम, ये जो आप लाइसेंस की बात कर रहे थे, जिन लोगों को आप लाइसेंस देते हैं, जैसे कोई डिप्लोमा या कोई फार्मेसी का आपने रखा है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? जनरली ये बात कुछ क्वार्टर से मेरे रिपोर्ट्स में आई है कि आपने ABC को लाइसेंस दिए, वो खुद काम नहीं करता, वो खुद दुकान नहीं चलाता, ही सबलेट्स टू समबडी एल्स, तो उसका साइलेंट पार्टनर बना रहता है और फिर कई दुकानों पर उसी की लाइसेंस लगी रहती है। इसका कोई नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। लाइक ये तो जैसे आपको पता है कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस वही गाड़ी चला सकता है, जिसके पास नहीं है वो तो नहीं चला सकता। वो कहेगा मेरा स्टाफ है वहाँ। नहीं ऐसा नहीं है। हम रेगुलरली चेक करते हैं इस पे कि इसको कहते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन या क्वालिफाइड पर्सन। क्वालिफाइड या कॉम्पिटेंट पर्सन दुकान पे होना ही होना चाहिए। इसी को लुक आफ्टर करने के लिए हमने अभी क्या किया है, हमने CCTV कैमरास लगवाए हर दुकान पे। लगभग अभी तक हमारा 80% कवर अप हो गया कि 80%, मोर देन 80% सब दुकान में। और हमने मैंडेटरी रखा, जिसको भी हम नई लाइसेंस दे रहे हैं उसका पहले हम देख लेते हैं कि इसने CCTV कैमरा लगाया है, इसने और अपना ये सिस्टम लगाया है, कि ताकि ये सिस्टम जनरेटेड बिल दे दे, वो हाथ से लिखा हुआ बिल नहीं, सिस्टम जनरेटेड बिल दे दे। तो CCTV कैमरा से तो हमें सीधे पता चल जाएगा कि हम पिछले 10 दिन की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि ये 10 दिन के 10 दिन ये बंदा दुकान पे था या नहीं था। अगर नहीं होगा फिर क्या करते हैं हम, फिर इनकी लाइसेंस हम सस्पेंड करते हैं। अच्छा। इनकी लाइसेंस एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 10 दिन 15 दिन जितना जैसा ऑफेंस हो लाइसेंस सस्पेंड कर लेते हैं। उससे इनका जो उतने दिनों का सेल सफर हो जाता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी देयर पनिशमेंट। उसके बाद फिर हम 10 दिन के बाद उसमें भी फिर पब्लिक कहते हैं कि इसकी तो दुकान बंद हो गई थी, आप कैसे खुल गई? क्योंकि हम परमानेंटली दुकान उसकी बंद नहीं कर रहे हैं, हम उसका एक खास टाइम पीरियड के पनिशमेंट देते हैं। यस, टाइम पीरियड का पनिशमेंट देते हैं। अगर दोबारा वो करता है देन वी कैंसिल हिज लाइसेंस। अच्छा मैम, व्हाट्स मिस ब्रांडिंग ऑफ मेडिसिन्स? मिस ब्रांडिंग का मेडिसिन इज कि कभी जैसे लेबल में दिया होता है इसका, इस दवाई में ये इतना है, ये इतना है। कभी लेबलिंग डिफेक्ट होता है, जैसे कलर मेंशन ना किया हो, या जैसे लेबल में इसके दिया हुआ है कि इसमें ये सॉल्ट कितना है, ये सॉल्ट कितना, IP नहीं लिखा होगा, सो उसमें हम मिस ब्रांड देते हैं। क्योंकि हमने देखना है ना कि ये लेबल और इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो भी है ये किस स्टैंडर्ड के हिसाब से है, IP स्टैंडर्ड है, BP है, NF है, किस स्टैंडर्ड के हिसाब से है। अगर वो मेंशन नहीं किया होगा देन इट इज कंसिडर्ड। या जिस क्वांटिटी में उन्होंने उसमें केमिकल्स मिलाए हैं जिससे वो दवाई बनी है उसी क्वांटिटी के हैं। हाँ, वो तो हो गया ना फिर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। अगर केमिकल में कम होगा दैट इज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। अगर फिजिकली कोई डिफेक्ट, लेबल डिफेक्ट होगा, लेबल में मेंशन नहीं किया होगा, देन इट इज मिस ब्रांडेड। वी हैव अ कॉलर। हेलो हेलो जी, अपना तारुफ दें साहब। हेलो हेलो। हाँ, अपना तारुफ दें। कौन साहब, कहाँ से? हम अनंतनाग छतरपुर से। जी, आपका नाम? मंजूर अहमद। जी मंजूर साहब फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजूर साहब, सवाल ये सवाल कि अगर मतलब सारे वनकस मिलजुल के कर ड्रग गोस बंद ग
मगर मे बड़ा अफसोस ये कत नबर पे योर दाखिल गसान क्या अतना वत चेकिंग गसान क्या अत मुतलिक कह इन्फॉर्मेशन आसान अगर सिटी में दाखिल गो कि अत मुतलिक मतलब पुलिस बाज़ाब्त पे मुहिम चलावन गो तम नशेली ड्रग्स बाकी मेडिसिन की जरूरत हर मतलब सिटी में पाई नशे कुछ कर गाँव में पे नशे कुछ कर अगर पुलिस हरकत मज ये क्या नफर हेन ना मतलब बाज़ाब्त पे प्रिफर कर ये त्रिस या ड्रग डीलर अत मज मतलब ये पाई कि हर कंस इंसान पाई कि मतलब आप कुछ वाबस्त मतलब अत मे बात कर पुलिस थप कर या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन थप कर मुतलिक मोन खास कर मैडम जी सवाल कि यह पूर असल पे इन्वेस्टिगेशन क्या बहुत अलहमदुल्ला तुम त शुक्र गुजार कि तुम असल पे मतलब अत कदम तुलान तुम इन्वेस्टिगेशन कर मतलब फिर भी खमी खमी क्या अगर सारी मिलजुल कर पता रोज इंशाल्लाह मे बात दुनिया कामयाब। अच्छा मंजूर साहब शुक्रिया। हाँ, ये इन्होंने अच्छा टॉपिक टच किया कि ये इस वक्त वैली में बर्निंग प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्शन की ये बर्निंग प्रॉब्लम है। इस पे हम सोए नहीं हैं। मैं आपको बता दूं पहले हम क्या करते थे, जो ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के थ्रू मेडिसिन आते थे तो हम वहाँ रेड्स करते थे ट्रांसपोर्ट एजेंसी में, जैसे कोरेक्स आता था, ये बाकी ये इंजेक्टेबल्स आते थे तो वहाँ रेड करते थे। हमने काफ़ी स्टॉक बहुत सारी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस तो हमने बहुत सारी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज को रेड करके वो दवाइयाँ जब्त की है, कई लोगों के लाइसेंसेस कैंसिल किए हैं। तो इसमें इस वक्त आपको तो पता है अभी नशा मुक्त अभियान चल रहा था, तो पिछले 2-3 महीनों से हम ऑन टोज है, हम इसी रिगार्डिंग काम कर रहे हैं। तो रिसेंटली मैंने क्या किया, मैंने एक टीम बना के हमने एयरपोर्ट चेक किया। मैंने सोचा देखे जरा एयर ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन है कार्गो में। हमने वहां पे इंस्पेक्ट किया तो हमने एक बैग वहां पे पाया। अच्छा। बैग में लिखा हुआ था नेबुलाइजर्स, लेकिन अंदर से उसमें साइकोट्रोपिक ड्रग्स रखे हुए थे। हमने वो सीज किए। उस वक्त मिस्टर पोले डिविजनल कमिश्नर साहब थे, उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया। वो हमने सीज करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करके ये किस ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये किस कुरियर सर्विस के थ्रू आया था, वो इन्वेस्टिगेट करके हमने उस बंदे को सोपोर से पकड़ा जिसके लिए ये आया हुआ था। क्योंकि ये एक और हमारा ये बन गया था कि नाउ दे आर रिजॉर्टिंग टू एयर सर्विसेज और ये बाई एयर ये दवाइयाँ आ रही है, तो वो हमने बंद किया। उसमें हमने एक ड्रग इंस्पेक्टर्स को भी रोटेशन में वहां पे रखा जो रेगुलरली उसका चेक कर रहे हैं। हमने ड्रग एडिक्शन सेंटर्स चेक किए, वहाँ इंस्पेक्ट किया। डिविजनल इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक टीम्स बनाए हैं, डिफरेंट टीम्स, वो हमने चेक किया वहाँ पे। अभी रिसेंटली मैंने अनंतनाग हमने किया, तो वहाँ पे हमने एक एरिया में, अच्छाबल एरिया में कुछ लोगों को ये दवाइयाँ बेचते हुए पाया। उसकी लाइसेंस हमने कैंसिल की, उसका FIR लॉन्च किया। अभी पारिमपुरा में एक किया, उसका FIR लॉन्च किया। अभी इसमें हम रेगुलरली हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए। हम लोगों को डिफरेंट मीडियम से अवेयर कर रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन क्या है, इसके असरात क्या है, इससे क्या होता है। मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में सेमिनार किया, तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में हमने सेमिनार किया। वहाँ स्कूल के बच्चों को बुलाया, कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाया, प्रिंसिपल्स को बुलाया। इवन कई वुमेन्स कॉलेज में हमें ये भी इंफॉर्मेशन थी कि ताकि बच्चियां इसमें इन्वॉल्व ना होएं, रैंडम उनके बैग्स चेक करवा लिए। अच्छा। जी, उनके रैंडम बैग्स चेक करवा लिए कि कहीं यूज तो नहीं कर रहे। और इसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट भी किया था कि हर स्कूल में एक ये ना साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किया जाए, ताकि लाइक बच्चे तो टीचर्स के बहुत नज़दीक होते हैं, पेरेंट्स से भी ज़्यादा टीचर्स के। हर स्कूल में एक स्मार्ट टीचर होता है जिससे बच्चे बहुत ही करीब होते हैं, तो ताकि बच्चे अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करें। नॉर्मली मैं बताऊंगी आपको, इस वक्त तो पहले तो ये चीज़ें नहीं होती थी, क्योंकि अब एवरीथिंग अवेलेबल है मीडिया में, नेट पे एवरीथिंग अवेलेबल। तो जो ये ग्रोइंग बच्चे होते हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक ग्रोइंग प्रॉब्लम्स या डीलिंग विद पेरेंट्स, डीलिंग विद पीयर प्रेशर्स, डिफरेंट टाइप जिनके मसले होते हैं। सो उसके लिए मैं कहती हूँ एक साइकोलॉजिस्ट एक स्कूल में होना लाजमी है, जिसके साथ बच्चे शेयर करें अपनी प्रॉब्लम। कॉलर और जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दे जनाब। जनाब बशीर अहमद श्रीनगर पे अर्ज करान। जी बशीर साहब फरमाइए। मंजूर साहब सवाल छुम मगर दशे बूझ तक तु ठीक पे जनाब बोझो बोझो फरमाइए। सवाल मोन ये डॉक्टर रहना वारियस मजन यह इम्यूनाइजेशन इंजेक्शन कनान 500 रुपये अलाव ये सात मे 500 नबर कन 5300 यानी 1900 गोस बह थानस पे थान वायन वोन तु ये तो तमो वो दोक ना यह ड्रग कंट्रोल तान मे वन तो खुदा रात सब्जी वल सद खतर थान तो सान खतर नंबर दोम सवाल पतमिस वरियस मज कोर ड्रग इंस्पेक्टर चेक रानावारी कन सारे मेडिकल शॉपन मगर तम सात गई सारी दुकान लगभग 50% 60% गई दुकान ही बंद इन थोक लॉक शटल वोलक मखले आई गई कथा दफ्तर इन पतमन 2 वन कस एक्शन नीव तिमन जनाब असे करो ये कत करो बूझ दिमो अक्ष वन सह कॉस्टुक द्रोग कनान। हाँ उसके लिए तो इनको इन्होंने सही बताया है। हाँ क्योंकि पुलिस के पास पावर्स नहीं है अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स जैसे हमारे पास अंडर एनडीपीएस एक्ट पावर्स नहीं है। जब हमारा ऐसा कोई मसला आता है तो हम जॉइंटली पुलिस के साथ काम करते हैं। इसी तरह जो ड्रग का मसला है इसमें पुलिस के पास पावर्स नहीं है। इसमें तो नोटिफिकेशन और पावर सारे ड्रग इंस्पेक्टर के पास है, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के पास है। इनको हमारे पास कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए, हमारी नॉलेज में लाना चाहिए ये अगर कहीं पे प्राइस का डिफरेंस है या कहीं इशू है ताकि हम उनको वी विल टेक देम टू टास्क। अभी इनका कहना है कि दुकानें बंद हो गई। जी आपको मैं बताती चलूं कि जब आई हैव रिसेंटली जॉइंड जस्ट 3 months बैक आई हैव जॉइंड दिस तो दिस पोजीशन तो उससे मेरी नॉलेज में सबसे ही पहले आया कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स के बाहर टाउटिंग हो रही है। लोग जो दुकानदार है वो पकड़ पकड़ के पेशेंट्स को अपनी दुकान पे दवाइयां खरीदवाते हैं हॉस्पिटल्स के बाहर बल्क में इमीडिएटली मैंने वो टाउटिंग बंद की। अभी आप देखेंगे मैं काफी दिनों तक खुद SMHS के बाहर से चक्कर लगाती रही कि अभी टाउटिंग तो नहीं हो रही कोई कुछ। यही रहनावारी में भी हुआ जब हमने पहला इंस्पेक्शन किया इसके रिगार्डिंग तो वहां बहुत सारी दुकानें हमने बंद की उस वक्त। जैसे ही मैंने बोला कि इनको सबक के लिए पनिशमेंट के लिए एक इनके कुछ टाइम के लिए हमने इनके सेल्स सस्पेंड कर लिए। तो अभी जब से ये सीसीटीवी कैमरा का इशू ये हमने लगवाए इनको तो इससे ये मसला भी हमारा हल हो गया। अगर किसी को कोई शिकायत कर दे इस सिलसिले में जैसे ये कह रहे थे जी मैंने तो आपको बताती चलूं प्लीज हमारा एक टोल फ्री नंबर है जिस पे आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं इन केस ऑफ किसी को कोई प्रॉब्लम हो। एक है 1800-180-7194 दिस इज अवर टोल फ्री नंबर एंड वी हैव अनदर नंबर जहां पे आप कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं दैट इज 0194-249-5191। तो इस पे कॉल करके आप किसी को भी कोई भी ड्रग्स रिलेटेड कोई भी मसला हो ही इज वार्म वेलकम। तो प्लीज हमारी खुशी होगी कि अगर इस नंबर पे आप हमें कॉल करके हमें बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा मैम नॉर्मली कितने सैंपल्स पर डे उठाती हैं? पर डे के हिसाब से नहीं होता है बिकॉज आप यू नो कि हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स उनको कोर्ट भी अटेंड करना होता है उनको इंस्पेक्शंस भी कंडक्ट करने होते हैं। अभी हमारे रिसेंटली हमने ड्रग कंट्रोलर मैम के डायरेक्शंस पे हमने अभी वीकली ड्राइव शुरू किया रिगार्डिंग दिस ड्रग एडिक्शन। तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स का ये अदर ड्रग्स भी तो हम रेगुलरली ये इंस्पेक्ट करते हैं। और हमारा मैंने बोला कि महीने का टारगेट होता है। महीने का टारगेट हमारा कश्मीर डिवीजन के लिए है 250 पर मंथ। अच्छा 250 तो उठने ही उठने चाहिए सैंपल्स। जी एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो हेलो जी हेलो हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम थोड़ा सा लाउडर। हेलो हाँ पूछिए सवाल पूछिए अपना। मैं निगत मेहर से बात करना चाहता हूँ। जी पूछिए सवाल। हाँ पहले मुझको मुबारकबाद देना है कि हमारे इलाके की है बहुत बड़े पोस्ट पे है। थैंक यू सो मच। मुबारकबाद करेंगे। चलिए अच्छी बात है। दूसरी बात है हमारे इलाके में कोई मेडिकल वाला बिल नहीं देता है जिस तरह जम्मू में देते हैं सर। जी
یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ میرا ایک میں آپ کو بتاتی چلوں، میرا ایڈیشنل چارج ہے اننت ناگ ڈسٹرکٹ کا بھی یہ تو ریگولرلی ہم وہی اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جلدی میں ہوتا ہے، وہ بل نہیں لیتا ہے دکاندار کو، تو اگر بل مانگے گا آپ وہ تو باؤنڈ ہے آپ کو بل دینے کے لیے، لیکن اس میں آپ کو تھوڑا سا پیشنس دکھانا ہے، آپ کو 2 منٹ رک کے اس سے بل آبٹین کرنی ہے پلیز۔ میڈم جنرل لوگوں سے جب بات چیت ہوتی ہے دوائیوں کے بارے میں، جنرلی وہ کہتے ہیں کہ دوائیوں کا جو اثر ہوتا ہے، ایفیکیسی ہے، وہ شاید اتری نہیں ہے، کمزور پڑ گئی ہے۔ اور کچھ ڈاکٹروں سے میری پرسنل بات ہو گئی ہے 2-3 مہینے پہلے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے، دوائی کی اثر کیوں کم ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ڈریون بائی انڈسٹری، میڈیسن انڈسٹری جو ہے، وہ کہتے ہیں یہ دوائی بڑی شاندار ہے، ہم مانتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک میڈیسن ہے، اٹس ون آف دا کمپوننٹس، وہ ہے ایٹنال۔ وہ کہہ رہے ہیں ایٹنال جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں ہارٹ سیف میڈیسن، اور اس پہ انڈیپینڈنٹ ریسرچ ہوتی ہے، یہ صرف انڈسٹری نہیں کہتی، اس پر انڈیپینڈنٹ ریسرچ ہوئے ہیں ورلڈ وائڈ، اور یہ آتھینٹک ہے، یہ پروف ہے کہ یہ بڑی اچھی دوائی ہے۔ پھر اس نے ایک دوسری دوائی کا میں نام نہیں لوں گا اس کا، کب بتایا یہ بھی بڑی اچھی ہے، لیکن کہا اس پہ انڈیپینڈنٹ ریسرچ نہیں ہوئی ہے، ہیئر وی آر انڈسٹری ڈرون۔ اس کو ایسے کیسے کریں؟ ایفیکیسی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو پتا ہے کہ کشمیر تو ہب ہے اس کا، کہ یہاں بہت زیادہ دوائیاں کنزیوم ہو جاتی ہے۔ ریزن بینگ کہ یہاں ہر کوئی ڈاکٹر بنا بیٹھا ہے، آپ کو پتا ہے گھر میں اگر بڑے بوڑھے ہیں، یہ ہر ایک کے دوائی جیب میں تو اپنی دوائی تو ہوتی ہی ہوتی ہے، سیلف میڈیکیشن۔ تو پھر اگر کوئی نیبر لیڈی آئے گی مجھے یہ پرابلم ہوگی، کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس تو یہ دوائی ہے، مجھے اس سے فرق ہوگی، آپ بھی لے لو۔ یہاں پہ سیلف میڈیکیشن بہت ہوتی ہے، تو سیلف میڈیکیشن سے کیا ہوتا ہے، تو یور باڈی ڈیولپس ریزسٹنس۔ جیسے ڈاکٹر آپ کو دیتے ہیں 5 دن کی اینٹی بایوٹک، یہ چاہے آپ ٹھیک ہو جائے نہ ہی ہو جائے 5 دن تو یہ لینا ہی لینا، اس کا اپنا ایک ڈوز ہوتا ہے 5 ڈیز کا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں 2 دن میں اگر فرق ہو گئی تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، چلو نہیں آپ میں ٹھیک ہوگی، نیکسٹ ٹائم اگر آپ جو وہی اینٹی بایوٹک لیں گے تو یہ آپ پہ اتنا اثر نہیں کرے گا، کیونکہ ہاں آپ کی ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہاں پہ کیوں یہ ایفیکیسی میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کیوں اکثر دیکھا گیا، کیوں لوگ کہتے ہیں کہ دوائی اثر نہیں کر رہی ہے، بیکاز آف دس ریزن کہ لوگ یہ سیلف میڈیکیشن زیادہ کرتے ہیں، اور ذرا سا بھی معمولی کچھ ہو گیا تو دوائی نکال کے کھا لیتے ہیں، تو اپنی باڈی کو فائٹ کرنے دیتے ہی نہیں ہیں، اپنی باڈی کی ریزسٹنس بہت ہی ویک کر دیتے ہیں، کیونکہ جو ہی کچھ ہو گیا تو دوائی لے لی۔ اس میں میری ریکویسٹ ہے پلیز کچھ دن رکا کرے، اپنی باڈی کو بھی فائٹ کرنے دیا کرے اگینسٹ دس وائرس اور اگینسٹ دس یہ پرابلم، تو تاکہ آپ اگلی بار دوائیوں کی نوبت نہ آ جائے۔ کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہلو ہلو جی بٹ صاحب فرمائیے۔ ہاں آداب جناب۔ جی پوچھے سوال۔ ہاں میں میڈم جی ہے ڈرگ کنٹرول، میں سن رہا تھا ان کو 5-10 منٹ۔ جی اچھے میری اسپیسیفک باتیں ہیں، پہلے ابھی بھی کالر نے کیا تو ان کو چیکنگ کر لیجیے، میڈم جی کو چیکنگ کر لیجیے ڈرگ بچے جنریشن، بیکاز آئی ایم ٹائم اینڈ اگین کالنگ in this subject like Kashmir is infested with drug addiction young generation. وہ پرسوں بھی پیچھے میں کر رہا ہوں، it is very very worst thing. مگر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، police and drug inspectors and others they should work in cohesion. اگر cohesion میں ہے، اور parents are responsible first of all. I can say parents are responsible. آج کل پیسہ وفور ہے، پیرنٹس بھی تنخواہ لیتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، دپان چورس گراتے روچس دوہا۔ ایک بچہ ینگ ہے جب 18 to 22 اگر کتنا بھی ہے دپن گاڑو ہٹ وٹ ہانزو ہے زال، یہ کہیں بھی نکل سکتا ہے۔ ایک ٹیبلٹ کی ورث 5 grams ہوتا ہے، he can do it and take it any time. He doesn't need any other eatables because it gives him satisfaction. ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں، میں میڈم کو بولتا ہوں، دوسرا پارٹ آف کوشچن ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹرس ہیں، دے آر پریکٹائزنگ،
میں نے یہ کتنا بولوں, کتنا دیکھا, کتنا میں سوشل, بڑا آئی کیپ مم, آئی ڈونٹ اسپیک مچ, مگر میں نے جب دیکھتا ہوں ڈاکٹرز, پروفیشنل ڈاکٹرز, they are enjoying the life, they are on the stars. But I talk to one specialist doctor. میں ایک ڈاکٹر کو گیا مدر کے لیے, اسپیکس کے لیے مجھے لینا تھا, کیٹریکٹ was my mother. I told him I went to another, but she has specifically advised me to go to that shop. اس کی صرف کنیکشنز ہوتے ہیں, کمیشنز. I should not speak. This is a saint's profession. Saint, my father was in this profession as well. He was but in olden times they were afraid of this problem. And پہلے ہی ان کو ڈاکٹروں کو دیتے ہیں جن کا جو ہیڈ ڈاکٹر صاحب, this is spiritual, it is a doctor of God کے بعد. کوشچن کیا ہے آپ کا؟ ہاں, ڈرگ انسپیکٹر, ڈرگ ڈائریکٹر صاحب کو میں بول رہا چاہتا ہوں, پلیز سی ٹورڈز دا ڈاکٹرز. میں نے دیکھا ڈرگ انسپیکٹر وہ اوپر جاتے ہیں, میں نے دیکھا ایک دن ایک دوست وہاں, دوست کیا وہ سیلز مین, میں نے کہا یہ کون ہے, کہنے یہ ڈرگ انسپیکٹر ہے. ڈرگ انسپیکٹر اوپر چڑھ گیا, میں نے کہا یہ کیا کرنے کا, یہ چیکنگ کرنے. میں نے کہا یہ 2 ہی منٹ میں واپس آ گیا. ڈاکٹر صاحب سے چائے پی لی, کھڑے تو نکل گیا. تو سم تھنگ از فشی ود دا ڈاکٹرز اینڈ ڈرگس انسپیکٹرز, اینڈ دے شوڈ, روٹ کاز آف ایول از ایوری تھنگ دیٹ دس از نیکسس. This should be wiped out, and in strict action of strict. I know that madam will be doing, these ladies are doing better job today in every department rather than the gents, because I see. But that's a compliment. We should take cognizance. آجکل ہو رہا ہوگا, اچھا ہوگا, but yet I am not satisfied. اچھا بٹ صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ کا سوال ہمیں مل گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے انسپیکٹر زیادہ سیریس نہیں ہے. نہیں, ان کا بھی میں, ان کے سوال کا بھی میں جواب دیتی ہوں. ہم نے ریسنٹلی ابھی ایک مہم چلائی تھی, ہم نے پرسکرپشن آڈٹ کیا. جو بھی ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں ہم نے ان کا آڈٹ شروع کر دیا کہ کون ڈاکٹر ریپیٹڈلی کون سا میڈیسن پرسکرائب کر رہے ہیں اور کس طرح کے نارملی میڈیسنز پرسکرائب کر رہے ہیں. اس میں ہم نے ڈاکٹرز کے ساتھ ایک میٹنگ کنڈکٹ کی ڈیوکام کے آفس میں. تو اس میں ہم نے ان کو ڈائریکٹ کیا کہ جو بھی یہ خاص کر یہ سائیکوٹروپک ڈرگز, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو سائیکیٹرک پیشنٹس ہیں ان کو تو یہ دوائیاں چاہیے ہی چاہیے. تو ان کو ہم نے کہا کہ جو بھی آپ پیشنٹ کو دوائیاں پرسکرائب کرتے ہوں گے اس میں آپ یہ پہلے نہیں لکھتے تھے کہ کتنے ٹائم کے لیے اس پیشنٹ کو یہ یوز کرنا ہے. ود دا ریزلٹ تو اس میں اپریہنشنز رہتے تھے کہ یہ پرسکرپشن مس یوز نہ ہو جائے. لائک اگر کسی پیشنٹ کو یہ دوائی چاہیے وہ کسی اور کو یہ نہ دے, یا اس میڈیکل شاپ سے آدھی دوائی لی, اس میڈیکل شاپ سے اور لی, اس میڈیکل, یہ مس یوز نہ ہو جائے. تو ہم نے ان کو ڈاکٹرز کو ڈائریکٹ کیا کہ جتنا بھی وہ دوائیاں ان ایسے پیشنٹس کے لیے پرسکرائب کرتے ہوں گے اس پہ اپنا سگنیچر اور سیل ڈال دے اور ڈوز لکھیں کہ کتنے ٹائم کے لیے اس پیشنٹ کو یہ کھانا ہے. دین اس کے بعد ہم نے اپنے کیمسٹس کو ڈائریکٹ کیا کہ آپ کے پاس اگر یہ پرسکرپشن ایسا آتا ہوگا, اگر ڈاکٹر نے 1 مہینے کے لیے پرسکرائب کی ہے, آپ رینڈملی 1 مہینے کے لیے ڈسپینس نہیں کریں گے, آپ اس میں سے اس پیشنٹ کو 15 دن کے لیے ڈسپینس کر لیں گے اور اس کو 15 دن کے بعد دوبارہ آنے کے لیے کہیں گے, اور جتنا آپ اس کو ڈسپینس کریں گے اتنا آپ پرسکرپشن میں لکھیں گے کہ دس مچ فار 15 days میڈیسن ہیز بین پرسکرائبڈ. اور ان کا ایسا ہے کہ ان کو رکھا ہے یہ جو H1 شیڈول ڈرگس ہے ان کو ایک ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے کہ کس ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا, کس پیشنٹ کو پرسکرائب کیا اور کتنا کوانٹٹی پرسکرائب اور ڈسپینس کتنا کیا. پھر ہم ان کا اسٹاک چیک کر لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ دوائی کتنے مہینے کی کتنی خریدی ہے, کس پیشنٹ کو کتنی بیچی اور اسٹاک میں کتنی. میرا سوال بہت سارے ہیں, ابھی ایک کالر اور جڑے ہیں. جی ہلو. جی ہلو. ہاں جی ہلو. ہاں اپنا تعارف دیں جناب, کون صاحب کہاں سے؟ ریاض ملک میں باغی مطار سے بول رہا ہوں. جی ریاض صاحب فرمائیے, سوال پوچھیے. عرض یہ تھی کہ جب یہاں پہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا, میرا چیسٹ انفیکشن تھا خود کا. جی. ڈاکٹر کے پاس گیا تو کم از کم 3-4 ہزار روپے کی اس نے دوائی دی اور فرق کچھ نہیں ہوا. جو کوٹا بھی میڈم بتا رہی تھی کہ 5 دن کا یہ اینٹی بایوٹک وغیرہ کھانے کے بعد ٹھیک ہوتا ہے, جی وہ بھی کھائی, دوائی لے لی. اس کے بعد میں دلی چلا گیا. اچھا. دلی میں نے خالی 150 روپے کی ڈاکٹر نے دوائی لکھی, 150 روپے کی. تو آپ ٹھیک ہو گئے؟ اور 2 منٹ میں کیا کہتے ہیں 2 دن میں فرق ہو گیا. یہاں پہ 10,000 کی دوائی لے کے بھی فرق نہیں ہوتا ہے. جی جی, اس سلسلے میں اپنا جوائن کرتا ہوں. میرا بھی یہ تجربہ ہے. دلی میں جب میں نے یہاں کی لی ہوئی دوائی ان سے مانگی تو ان کے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ یہ کون سی دوائی, تو ایسی کوئی ہے ہی نہیں. میں نے کہا بھائی لے لیتے ہیں. یہ کہاں
कश्मीर में कहा, उन्होंने कान पकड़े, कहा कश्मीर की बात मत कीजिए आप, इस तरह की दवाइयाँ वहीं मिलती हैं। इसका जवाब तो डॉक्टर साहिबा नहीं दे सकते हैं कि जो प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मैं ये बताती चलूं कि क्लाइमेटिक डिफरेंस भी होता है, यहाँ पे क्लाइमेट डिफरेंस भी है, जो इस मौसम में दवाई, ये स्पूरियस ड्रग्स तो नहीं आ रहे हैं नहीं, उसको तो मैंने आपको जवाब दे दिया कि जब टेस्ट्स में नहीं नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी आती तो हम थोड़ी ना अपने आप से पैदा कर सकते हैं। जी जी जी। अच्छा मुझे बताइए, आप एलोपैथिक मेडिसिन चेक करते हैं या आयुर्वेदिक और यूनानी भी? आयुर्वेदिक एंड यूनानी के लिए तो पहले हम क्या करते थे, उसके लिए तो अब अलग एक डिपार्टमेंट है, यूनानी डिपार्टमेंट और आयुर्वेदिक अलग एक ब्रांच है। हम तो आयुर्वेदिक या हम तो एलोपैथिक ही करते हैं। अच्छा, ये जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां हैं, हमारे कश्मीर में कोई दवाई बनती है, मैन्युफैक्चर होती है? हाँ, यहाँ पे है कुछ दवाइयाँ जो यहाँ से भी बनती है, बल्कि गवर्नमेंट तो उनको अप्रिशिएट करती है जो यहाँ से बन गए, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज भी देती है। जी, तो मतलब कंट्री वाइड उनकी सेल है या? जी जी जी, उनकी यहाँ भी, यहाँ से बाहर भी सप्लाई करते हैं। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल सप्लाईज होती है, इनका आप हाउ रैंडमली यू चेक देम? ऑफनली हम चेक करते हैं हॉस्पिटल, जब भी हमारा ड्रग इंस्पेक्टर जाएगा, मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल से भी हम सैंपलिंग करते हैं। हम हर एक हॉस्पिटल के स्टोर्स, जो उनका मेन स्टोर होता है, वहां पे चेक करते हैं, जहां वो सप्लाई करते हैं वहां पे चेक कर लेते हैं, जो इनका मेन JKMSL है कॉरपोरेशन, वहां से चेक कर लेते हैं, हर जगह से चेक कर लेते हैं। जी जी जी। सौरा हॉस्पिटल से कितने सैंपल्स उठते हैं। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ है जनाब। जनाब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, पुलवामा से माजिद। जी माजिद साहब। तो हमारा एक क्वेश्चन था मैम से कि हमने बी फार्मा क्लियर किया है जी 2014। जी जी। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि उसमें जो ड्रग लाइसेंस जो होती थी ना बी फार्मा वालों के लिए, जो अपनी शॉप चला सकते थे, तो लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रही है। जी हेलो जी 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 मैम, तो उसमें हाँ, जो लाइसेंस है 2014 में आपका 2014 में लाइसेंस इशू हुआ है और आपका रिटेंशन आई सपोज 2021 में ड्यू था। हाँ हाँ, तो उसका जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है वो नहीं हो रहा है, वो बंद है, दिखा रहा है कि राइट, मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या था, 2021 में हमारा पोर्टल शिफ्ट हो गया। पहले हमारा एक्सेलन था, अब ONDLS है। तो ये उससे दूसरे पोर्टल में शिफ्ट जब हो गया, तो ये आपको पता है गवर्नमेंट जब कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है तो उसमें शुरू में तो काफ़ी दिक्कतें आती है। तो शुरू में वो काफ़ी उसमें लैक्यूनाज रहे, काफ़ी देर वो पोर्टल चला ही नहीं, 4-5 महीने तो 6 महीने। उसके बाद उस दौरान जिनके भी रिटेंशंस थे, हमारा जैसे हमारा सारा सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम है, लाइसेंस इश्यू होना, रिटेंशन होना, सब कुछ ऑनलाइन है। तो उस टाइम 2021 और मेरे ख्याल से अगस्त 2022 तक काफ़ी दिक्कतें आई, लोगों को रिटेंशन नहीं, रिन्यू नहीं हुई लाइसेंसेस। तो उनका हमने कईयों का मैनुअल रिटेंशन किया, और अभी मैं ये पब्लिक को मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ जिनका ये 2021 में ड्यू था, उनके लिए कि पोर्टल खुल गया है फॉर 2 मंथ्स में जितने भी पिछले पेंडेंसीज है वो ऑनलाइन अप्लाई कर ले अपने रिटेंशन के लिए, उनको ऑनलाइन रिटेंशन मिल जाएगा। अच्छा, ये जो कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, कॉस्मेटिक्स भी चेक होती हैं आपके डिपार्टमेंट के जरिए? जी, क्योंकि लेडीज तो कॉस्मेटिक्स से ज्यादा करती हैं, तो उसमें कोई आपको लगा कि आज तक कोई गलत चीज आई है? नहीं, ऐसा नहीं। उसमें तो हम कॉस्मेटिक्स का, सारे ही कॉस्मेटिक्स नहीं चेक कर सकते हैं, हम तो वही कर सकते हैं जिनमें लाइक ड्रग्स रिलेटेड कोई ये सॉल्ट हो, कोई इंग्रेडिएंट हो, तो जो हमारे परव्यू में आता है तो उसको हम, क्योंकि ये तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंडर मेडिसिन के साथ साथ यहाँ कुछ इक्विपमेंट भी होता है, जैसे कोविड के बाद वो पल्स ऑक्सीमीटर्स आ गए, या इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स हैं, या बीपी एपर्स हैं आजकल, तो ये इनको भी आप चेकिंग करते हैं कि ये जेन्युइनली रीडिंग देते हैं या? जी, इनको भी हम चेकिंग कर लेते हैं। अभी कोविड के दौरान तो इसका काफ़ी ये मसला आ गया था, तो इसमें हम रेगुलरली इसका चेक कर लेते हैं। बल्कि हमने तो कुछ अमृत स्टोर्स भी खोले हैं गवर्नमेंट ने,
हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल से अमृत स्टोर्स हमारे 6 चल रहे हैं जो जिनका यही है कि मेडिकल डिवाइसेस जो बेचते हैं काफी कम रेट्स पे, तो लोगों को ये से अगर जिनका बीपी होता है जो बीपी चेक करते हैं अगर डिविएशन आ गई तो जी लोग अमृत स्टोर से भी ये इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं जी। अच्छा, ये जो एक्सपायरी ड्रग्स होते हैं, मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा ज्यादा ना हो, अनपढ़ लोग होते हैं या बुजुर्ग है, उसने खा लिया, इज वेरी डेंजरस, खतरनाक है एक्सपायरी ड्रग खाना? जी, एक्सपायर्ड ड्रग तो डेंजरस है ही, इसमें तो सबसे पहले एलर्जी हो जाती है और इसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा ड्रग आप एक्सपायर्ड खाएंगे, इससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। तो मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये इंश्योर कर दें कि कोई एक्सपायर्ड ड्रग्स बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, बल्कि कुछ दिन पहले ही अगर किसी का 31 ऑफ मंथ एक्सपायर्ड है तो 1 वीक पहले ही दवाई खाना ना यूज करें प्रेफरेबली। आजकल हाल आदमी के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में अब एड्स पे आने शुरू हो गए, कुछ मेडिसिन वहाँ ऐड होते हैं कि ये डायबिटीज़ के लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन है और इस तरह की मेडिसिन ऑनलाइन है, अवेलेबल है, आप किसी ड्रग स्टोर पे आप इनको पकड़ नहीं सकती है। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? ये तो सारी मेडिसिन ड्रग इन पे शॉप्स पे तो अवेलेबल होती है। नहीं, कुछ मेडिसिन तो बिल्कुल वो कहते हैं ऑनलाइन ही है। नहीं, ऑनलाइन तो अलाउड नहीं है क्योंकि ऑनलाइन अभी भी काफी एडवाइजेबल है ऐसी मेडिसिन को लेना जिनके बारे में डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया हो। बेटर है जो दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की वो ना ही ले। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर को ही पता है कि ये दवाई किस हद तक इस पेशेंट को उन पे ध्यान ना दे, तो वही दवाइयां ले जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे, क्योंकि डॉक्टर इज द बेस्ट जज, वही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी दवाई वाकई में लेने की जरूरत है। अच्छा निगाह साहिबा, आप बहुत शुक्रिया, आप तो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, मेडिसिन के बारे में आपने जानकारी दी हमारे नाजरीन को। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।